सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि रूस के लिए सबसे बेस्ट वीज़ा कौन सा है। दरअसल मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रशियन वीज़ा को एक्सप्लेन किया था, सारे वीज़ाज़ को। लेकिन बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट्स आए कि आप जो ये प्राइवेट वीज़ा की बात कर रहे हैं इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, इसको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रशिया में कोई ना कोई जानने वाला है, और जब उन्होंने रशियन सिटीज़न से बात की मेरे वीडियो देखने के बाद में, तो रशियन सिटीज़न को ही नहीं पता कि भाई ये इनविटेशन लेटर बनता कैसे है। तो आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ऑब्वियसली उनको इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी बनाया नहीं होगा, कभी किसी को बुलाया नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये बात नहीं थी। तो क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं मुझे बुलाते रहते हैं, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है मुझे समझाया है कि किस तरह से वो इन्विटेशन लेटर अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग जो है दो वीज़ा की बात करेंगे, सिर्फ दो वीज़ा की, एक टूरिस्ट वीज़ा और एक प्राइवेट वीज़ा। दोनों में फ़र्क क्या है इसको मैं थॉरोली एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, ख़ास करके जो लॉन्ग स्टे के लिए रशिया जाना चाहते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो वीज़ा हैं वो फ़िलहाल अगर आप घूमने रशिया के लिए जाना चाहते हैं तो दो तरह के हैं। एक तो है टूरिस्ट वीज़ा और एक होता है प्राइवेट वीज़ा। टूरिस्ट जो वीज़ा है वो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी के थ्रू अगर स्टिकर वीज़ा चाहिए, या फिर ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही, जिसके लिए आपको किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ये वीज़ा वैलिड होता था 60 दिन के लिए, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है आप 16 दिन के लिए कभी भी रूस जा सकते थे। अब 23 अगस्त 2025 के बाद रूस इसकी वैलिडिटी बढ़ा रहा है 60 से 120 दिन, और आप 16 की जगह 30 दिन जो है रशिया में स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वैलिडिटी इसकी जो है 120 दिन है लेकिन रुकेंगे 30 दिन, इसका क्या मतलब है। देखिए, जिस दिन आप इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज इस वीज़ा को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि 4 दिन के अंदर अंदर ये ई वीज़ा मिल जाता है, जैसे ही मुझे ये ई वीज़ा मिलेगा तो उसमें एक डेट लिखी होगी, उस दिन से लेके 120 दिन तक इसकी वैलिडिटी। 120 दिन तक कभी भी आप रूस में 30 दिन के लिए रुक सकते हैं। यानी कि जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगर मैं इसको अगस्त में अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये वैलिड रहता है, तो नवंबर तक मैं कभी भी 30 दिन के लिए रूस जा सकता हूँ। ये इसका साधारण सा मतलब है कि आपका जो स्टे है वो सिर्फ 30 दिन के लिए वहाँ पे होगा। ई वीज़ा से ये एक अच्छी बात हुई है कि अब जो है आपको 16 दिन की जगह पे आपको 30 दिन जो है आप वहाँ पे रुक सकते हैं। स्टिकर वीज़ा जो है पहले भी 30 दिन के लिए था, अभी भी 30 दिन के लिए है। स्टिकर वीज़ा के लिए बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको होटल बुकिंग और किसी ट्रैवल एजेंसी से आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, फिर आप एम्बेसी में जाते हैं, और ये थोड़ा कॉस्टली है ई वीज़ा से। ई वीज़ा लगभग 5200 रुपये में आपको मिल जाता है, और स्टिकर वीज़ा में आपके 8360 रुपये, जिसमें 2200 रुपये जो आउटसोर्स एजेंसी है इनकी उसके भी शामिल है। स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में जो दोनों में फ़र्क है वो है रूस और बेलारूस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों, किसी भी देश का अगर वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा है, तो दोनों देश उसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में रशिया का स्टिकर वीज़ा है तो अब आप मॉस्को से मिन्स्क यानी कि बेलारूस ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, और वहाँ के लिए आपको स्पेशल वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपके पास बेलारूस का स्टिकर वीज़ा है तो आप रशिया घूम सकते हैं बिना किसी एडिशनल वीज़ा के। दो देशों के बीच में ये वीज़ा एग्रीमेंट अभी अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसका अगर आप फ़ायदा लेना चाहें तो आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ रशिया घूमना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ई वीज़ा बेस्ट है, क्योंकि वो सस्ता भी है और उसमें ज़्यादा झमेला भी नहीं है। अब बात करते हैं जी, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे वो पूछे थे प्राइवेट वीज़ा, कि ये फिर प्राइवेट वीज़ा क्या है। देखिए, प्राइवेट वीज़ा जो है प्राइवेट विज़िट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मेरे कोई रूस में जानने वाले हैं, मैं उनके साथ में रुकने वाला हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट वीज़ा। प्राइवेट स्टिकर वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको एम्बेसी से ही इसको अप्लाई करना होता है। इस वीज़ा की एक खासियत है कि इसकी जो वैलिडिटी है सबसे ज़्यादा है 90 दिन। आप 90 दिन तक रूस में रह सकते हैं उन्हीं पैसों में जिस पैसे में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। अब प्राइवेट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं आप। प्राइवेट वीज़ा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने रशियन दोस्त से एक इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा। इन्विटेशन लेटर जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्रैवल कंपनी बना के देती थी, अब आपका दोस्त आपको बना के देगा।
अब ये बनाना कैसे है, ये रशियन लोग भी इस बात को से थोड़ा सा अनजान हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हमारे दोस्त कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, उनसे पूछ के बताओ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो रशिया में एक सरकारी एप्लीकेशन है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये जो एप्लीकेशन है ये सारे रशियन सिटीज़न के पास में है। इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना बैंकिंग, अपने इवन यहाँ तक कि पानी बिजली के जो बिल विल है ये भी इसी पे होते हैं। ये इस टाइप की एक एप्लीकेशन है, हर चीज़ आपके इस एप्लीकेशन में है। इसी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आता है विदेशी लोगों को इनवाइट करने का। वो उस पर जाएंगे, उसको उस पर क्लिक करेंगे। इसमें जो रशियन होस्ट होंगे उनको अपनी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इन्होंने साइन इन की होगी एप्लीकेशन तो इनके सारे जो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे होंगे। तो इनको सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। ये पासपोर्ट आपका जो है लेंगे, उसमें सारा फिल करेंगे और पासपोर्ट की जो दोनों साइड हैं, जिसमें आपका एक फ्रंट साइड होता है, बैक में आपका एड्रेस होता है, ये दोनों साइड जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही वो लोग अपलोड करेंगे उसके 4 दिन के अंदर अंदर इनके पास में एक ईमेल आ जाता है। उस ईमेल में इनको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है कि इस दिन आपको इनके होम ऑफिस जाना है। तो ये लोग क्या करेंगे, उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके होम ऑफिस जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स इनको क्या दिखाने पड़ेंगे, एक तो इनका अपना पासपोर्ट। रशिया में 2 पासपोर्ट होते हैं, जैसे हमारे भारत में 1 पासपोर्ट है, रशिया में 2 पासपोर्ट होते हैं। एक ये लोग यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, एक इनका होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। यहाँ तक कि जो रेलवे बुकिंग होती है ये इसके लिए भी पासपोर्ट इनको चाहिए होता है। तो वो इनका एक डोमेस्टिक पासपोर्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ समझ लीजिए आधार कार्ड है, वैसे इनका पासपोर्ट होता है, प्रॉपर जैसे पासपोर्ट होता है वैसा बुकलेट होता है। तो ये साथ में लेके जाएंगे और साथ में अपने बैंक की स्टेटमेंट लेके जाएंगे। इनको अपने बैंक में सफिशेंट फंड्स दिखाने होंगे, जो कि 3000 रूबल, अभी फ़िलहाल 3000 रूबल है, जो आगे पीछे भी हो सकता है। 3000 रूबल पर डे का है। पर डे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर उनके घर में रुकना चाहते हैं 30 दिन, तो उनको 90,000 रूबल उनको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। दरअसल रशियन सरकार ये चाहती है कि आप जिनको बुला रहे हैं, क्या आप उनका उस ड्यूरेशन में उनका खर्चा उठा सकते हैं। तो उन्होंने एक लमसम अमाउंट 3000 रूबल अभी फ़िलहाल सेट किया है। 3000 रूबल उन जैसे वो शो करेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे देंगे, सेम डे ही उनको इन्विटेशन लेटर हाथ में मिल जाएगा। अब इन्विटेशन लेटर इस टाइप का कुछ होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसको वो स्कैन करके आपको भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिक नंबर होता है, उसी का सारा खेल होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको ओरिजिनल वहाँ से मंगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बारकोड होता है उसमें, वो लोग वैसे भी उनके सिस्टम में ऑलरेडी वो चढ़ चुका होता है। तो आपको वो जैसे ही वो भेजेंगे मेल के थ्रू, आप उसका प्रिंट लेके, अब आपको करना क्या है कि रशिया वीज़ा की जो साइट है उस पर जाके सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी, आपका जो होस्ट है उनकी डिटेल होगी। प्राइवेट वीज़ा में एक चीज़ और है कि जहाँ जहाँ भी आप रूस में घूमना चाहते हैं, जिन जिन सिटीज़ में भी आप जाना चाहते हैं, उनके नाम मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहें, भले वो कहीं के भी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ आप उनके एरिया में ही आसपास जा सकते हैं, लेकिन लीगली तौर पे आपको वो एरिया मेंशन करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आप के होस्ट आपके साथ में घूमेंगे। हालांकि आप अकेले भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनका साथ होना ज़रूरी है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने जितनी बार भी ये अप्लाई किया है, हर बार उसमें वो एरिया के नाम पूछे गए, और हर बार यहाँ तक कि जो स्टिकर वीज़ा लग के आता है उसमें भी लिखा होता है कि ये बेलगोरोड जाएंगे, ये वोरोनिश जाएंगे, ये मॉस्को रीजन में रहेंगे, ये सेंट पीटर्सबर्ग में रहेंगे, ये कज़ान एरिया में रहेंगे, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो आप पहले से प्लान करेंगे कि आपको किस जगह पे घूमना है। आप होस्ट से बात कीजिए कि भाई मुझे इन इन जगहों पे घूमना है, वो क्या करेगा उसमें फिल कर देगा पहले ही। तो आपको भी सेम वैसे ही फिल करना है। उस फॉर्म में ही आपको एक अपना जो फ़ोटो है, जिसमें आपका 80% जो फेस है वो नज़र आना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। उसको स्कैन करके आप फ़ोटो की जगह पे लगा देंगे, पासपोर्ट स्कैन करके पासपोर्ट की जगह पे लगा देंगे। उसके बाद आपको रशियन वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे जाके एक अपॉइंटमेंट लेना है। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उससे टाइम से 15 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइए। वहाँ पे आपको जाके वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और वीज़ा की फ़ीस जमा करनी है, और आपको एक रिसीट मिल जाएगी, और आपको टाइम दे दिया जाएगा 15 दिन का, कि 15 दिन बाद आप जो है अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही आपके पास फिर मेल आएगा 15 दिन के अंदर अंदर कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप जाके वो रिसीट दिखा के
आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी जो रिसीट है वो आपकी गुम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा पंगे वाला काम हो जाता है, क्योंकि वैसे आपको पासपोर्ट देंगे नहीं। एक चीज़ और जो मेरे साथ हुआ था 2021 में, 2021 में क्या हुआ था, वो एक्चुअल में जो पासपोर्ट देते हैं वो पैकेट में देते हैं, वो सील्ड होता है पैकेट, बाहर आपका नाम लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, वो सील्ड होता है। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक्साइटमेंट भी थी थोड़ी, कि जैसे मैंने वो पासपोर्ट का जो पैकेट है वो लिया और मैं बैठ गया वहीं पे ही, और मैंने उसको खोल दिया देखने के लिए। और जैसे ही मैंने उसको खोल के देखा तो वो किसी तेजेंद्र सिंह के नाम से वो पासपोर्ट निकला अंदर। वो दरअसल गलती से पैक हो गया था, मेरे वाला कहीं और चला गया होगा और किसी तेजेंद्र सिंह जी का मेरे वाले में पैक हो गया। और मैं तुरंत उठा, मैंने कहा भाई ये क्या, मेरा तो नाम ही नहीं है ये। और उनके पूरे उसमें वो हल्ला मच गया। तो उनकी एक मैनेजर है लेडी, वो रशियन है और हिंदी बोलती है, मैं जाके उससे इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो हिंदी में शुरू हो गई। तो उसने अपोलोजाइज़ किया कि सर हम आपका पासपोर्ट जो है ट्रेस करेंगे। मैंने कहा आपने मेरी रिसीट भी ले ली है, मुझे रिसीट दो और उस पर लिखो कि भाई आपने जो है मुझे इस दिन का टाइम दिया दोबारा से, इस पे भी चाहिए और मुझे मेल पे भी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे एक बाकायदा मेल किया और मेल में ये लिखा कि हम जैसे ही आपका पासपोर्ट आ जाएगा, ये रशियन एम्बेसी की तरफ से, हालांकि उन्होंने रशियन एम्बेसी पे डाल दी कि वहीं से ये गलती से पैक हो गया है। उसके बाद भी वो 8 से 10 दिन लगे उनको पासपोर्ट ढूंढने में। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जो तेजेंद्र जी का मेरे पास आया था वो मेरे वाला तेजेंद्र जी को भेज दिया था। जब उन्होंने देखा होगा तो उसके बाद जो है वो भी, उन्होंने भी इनको फ़ोन किया होगा, तब जाके वो मेरा वाला जो है मुझे वापस मिला। तो आप ऐसा इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, गलती कभी भी हो सकती, किसी से भी हो सकती है। तो इस तरह से जी जो प्राइवेट वीज़ा है ये आपको मिलता है। अब प्राइवेट वीज़ा का एक फ़ायदा क्या है इमिग्रेशन पे? प्राइवेट वीज़ा का एक फ़ायदा है, मैंने ये महसूस किया 2019 में जब मैं पहली बार रशिया गया था। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड है तान्या, उन्होंने मेरे लिए प्राइवेट वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर बनाया था। हालांकि वो मुझे मॉस्को एयरपोर्ट पे पिक करने आई थी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा मेरा अनुभव था वहाँ पे, बहुत ही बुरा अनुभव था। अगर तान्या नहीं होती तो शायद से मुझे एंट्री डिनाई हो जाती, क्योंकि पहली बार मैंने रशियन इमिग्रेशन फ़ेस किया। रशियन इमिग्रेशन लिटरली बहुत हार्ड है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है वो है यूएस का, और सबसे मुश्किल जो इमिग्रेशन क्रॉस करना है वो है रशिया का। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, इंस्टाग्राम पे एक रील जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे भारत में चर्चा में आई थी, जिसमें एक लड़का बता रहा है कि 9 भारतीयों को उन्होंने बिना किसी रीज़न दिए मॉस्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि वो लोग कोई इलीगली कोई बाहर जाना चाहते थे, या कोई उनके प्रोफाइल भी बड़े अच्छे थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वापस भेज दिया। इस बारे में खैर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इमिग्रेशन वाले वीडियोज़ में कि किस वजह से उनको वापस भेजा गया। लेकिन हाँ, प्राइवेट वीज़ा में आपको थोड़ा सा असिस्ट ये मिलता है। जब 2019 में मेरे साथ वो हुआ था, उन्होंने मुझसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे कि आप यहाँ आए क्यों। तो मैंने बताया भाई मैं घूमने आया हूँ और अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे दोस्तों के नंबर लिए, उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया भाई। उन्होंने मेरी गैलरी तक चेक कर रहे हैं, वो गैलरी में क्या है, मेरी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री सब कुछ चेक कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप बोला उन्होंने कि व्हाट्सएप हमें खोल के दो, सब कुछ। मतलब वो एप्लीकेशन देख रहे थे, कौन कौन सी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल की, और बार बार फ़ोटो खींच रहे थे। मतलब फ़ोन पे निकाल के पता नहीं किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहे थे बार बार। तो हालांकि ऐसा उसमें कोई कुछ था नहीं, नॉर्मल सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी फ़ोटो खींच रहे थे कि ये कौन सी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री में तो वही होता कि क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी तान्या ने मेरे को सपोर्ट किया, और उसके बाद वो उन्होंने जब तान्या का मुझसे नंबर लिया तो फिर उन्होंने उसके बाद तान्या से बात की और मुझे छोड़ दिया, और मुझसे उसके बाद में कुछ नहीं पूछा। लगभग 3-3.5 घंटे उन्होंने मुझे एक रूम में बैठा के रखा, और मेरी बड़ी हालत ख़राब हुई। उस दिन बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए थे, डिपोर्ट तो नहीं कह सकते उसको बोलते हैं एंट्री डिनाइल। बहुत सारे लोगों को एंट्री डिनाई हुई थी, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत, मैं तो पसीने भी, इतनी ठंड में वहाँ गया था, पसीने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एंट्री मिल गई, क्योंकि मेरे जो होस्ट थे वो एक रशियन थे। तो आपको इमिग्रेशन में ये बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि अगर आपके रशियन दोस्त स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन उनसे भी पूछते हैं। आप उस वीडियो को देख लेना, तान्या को धमका रहे थे कि अरे ये आदमी अगर यहाँ एंट्री करने के बाद कहीं भाग गया, तुमसे मिला ही नहीं तो तुम पे बात आ जाएगी। तो ऐसे कुछ, वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, 2019 का एक वीडियो है, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बड़ी ख़तरनाक वो इमिग्रेशन था मेरी लाइफ का।
मैं उसके बाद इतने सारे देशों में गया, मुझे सारे के सारे इमिग्रेशन ऐसे लगे बिल्कुल नॉर्मल। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं इतनी टफ़ सिचुएशन, हालांकि उसके बाद मैं 3 बार रूस होके आया हूँ, तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पहली बार में मेरी हालत ख़राब कर दी थी। तो प्राइवेट वीज़ा का थोड़ा सा आपको असिस्ट मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा में आपको कोई असिस्ट नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम इमिग्रेशन की अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट वीज़ा के फ़ायदे और नुकसान। जी हाँ, प्राइवेट वीज़ा में नुकसान भी है और प्राइवेट वीज़ा में फ़ायदे भी हैं, तो दोनों आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ जी इसके फ़ायदे। ईज़ी इमिग्रेशन प्रोसेस। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, रशियन होस्ट हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्राइवेट वीज़ा में, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ होगी और आप इजीली जो है इमिग्रेशन जो है क्लियर कर सकते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसमें आपको किसी तरह की होटल बुकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है अपने दोस्त के घर में स्टे करेंगे, ये भी एक बेनिफिट है। और सेम प्राइस पे आपको 30 की जगह पे 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यानी कि 90 दिन आप घूम सकते हैं, तो ये भी एक इसका एक फ़ायदा है। अब आते हैं जी इसके कि नुकसान क्या है प्राइवेट वीज़ा के। प्राइवेट वीज़ा के ये नुकसान है कि ये सिर्फ वैलिड होता उन टेरिटरीज़ के लिए जो आपने मेंशन की है। फॉर एग्जांपल आपने 10 टेरिटरी इसमें मेंशन की है, तो आप 10 टेरिटरी में घूम सकते हैं, लेकिन 11वीं टेरिटरी में ऐसा नहीं है। अगर कभी इमिग्रेशन वालों ने देख लिया, किसी पुलिस वालों के साथ में कुछ हो गया, तो वो उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने तो लिखा ही नहीं है कि इसमें जो है आप यहाँ पे आएंगे, तो आप कैसे आ गए यहाँ पे। तो आपके जो होस्ट हैं उन पर भी प्रश्न हो सकते हैं। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप मतलब ऐसे नहीं घूम सकते कहीं पे भी कि आप मॉस्को में हैं, कल को व्लादिवोस्तोक चले गए, अगर मेंशन ना किया हो तो या तो आपको पहले से इसका थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट वीज़ा की ये कमी है कि इसमें जो आपने मेंशन किया है वहीं पे ही घूम सकते हैं, उन्हीं जगह पे घूम सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं कि कितनी जगह आप लिखेंगे, उन सभी जगह पे आप घूम सकते हैं। इस प्राइवेट वीज़ा पे बेलारूस के लिए एंट्री नहीं है। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आपका है, अब जो है बेलारूस में एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट वीज़ा में आप रूस से बेलारूस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक सबसे लास्ट वाला जो नुकसान, इसमें जो टेंशन है वो होस्ट की है। आपका जो होस्ट है वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आपका जो होस्ट है वो लीगली भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर आपने वहाँ पे कुछ कांड किया तो फिर बेचारा जो होस्ट है वो फंस जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी जगह पे जो आपका होस्ट है वो बलि का बकरा बन सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा इनमें से फिर बेस्ट वीज़ा रहेगा, अगर आपको ज़्यादा समय के लिए रूस जाना है, आपको 30 दिन से ज़्यादा जाना है, तब तो आपको स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा प्राइवेट में, ताकि आप वहाँ पे 30 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन से कम रुकना चाहते हैं और बेलारूस नहीं जाना चाहते हैं, तो आप स्टिकर वीज़ा की जगह पे आप अप्लाई कीजिएगा ई वीज़ा, जो सस्ते में भी मिल जाता है और टेंशन भी फ्री आप रहेंगे। एक बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट पे आपको एंट्री पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि जहाँ पे आप लैंड करने वाले हैं क्या वो उसमें है। सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग जो है रशिया के उसमें कवर्ड हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर से अगर आप रूस जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे ई वीज़ा वैलिड नहीं होता है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। कजाकिस्तान से पावलोदार एक सिटी है, वहाँ से अगर आप रशिया में एंटर करना चाहे तो वहाँ पे ई वीज़ा वैलिड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको इससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसके जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी रशिया के इमिग्रेशन की। रशिया का इमिग्रेशन बड़ा टफ है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़े से कुछ हिंट भी दूंगा, कुछ इसमें थोड़े से आपको सजेशंस भी दूंगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आपके साथ में शेयर करना जो है बनता है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।